Hello everyone, welcome to online classes of Suryavard Senior Secondary School. Myself प्रीति पारिक और हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम था सॉलिड स्टेट। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, इन सब के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे एज लेंथ और रेडियस के बारे में। एज लेंथ और रेडियस के बीच की जो रिलेशन है वो हम देखेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं। एज लेंथ और रेडियस की डेफिनेशन क्या होती है? एज लेंथ की डेफिनेशन होती है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज मेजर्ड फ्रॉम वन कॉर्नर लैटिस टू एडजेसेंट कॉर्नर। किन्हीं भी दो पास वाले एटम या पास वाले कॉर्नर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो एज लेंथ कहलाती है। एज लेंथ को ए से डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट आता है रेडियस। तो ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं होते। तो ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर कंसिडर्ड एज सॉलिड स्फीयर विद रेडियस आर। रेडियस क्या होती है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस और आउटर स्फीयर, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी होती है रेडियस। अब इन दोनों के बीच की जो रिलेशन है वो हम देखते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सारे एडजेसेंट कॉर्नर एटम है वो एक दूसरे के टच में रहते हैं। मैंने सिंपली यहाँ पर एक यूनिट सेल बना रखी है जिसमें सारे एटम हैं वो एक दूसरे की टच में रहते हैं। अब मान लो कि ये एटम ए है, ये बी, ये सी और ये डी, यानी कि ये एटम ए और ये एटम बी। तो दो एडजेसेंट एटम के बीच की दूरी है, ये दो एडजेसेंट एटम हो गए, इनके जो बीच की दूरी होती है वो होती है एज लेंथ, यानी कि इसको डिनोट करते हैं हम ए से। और एक एटम के न्यूक्लियस और आउटर स्फीयर, इसके बीच की डिस्टेंस होती है आर। तो ये बी एटम के बीच की डिस्टेंस हो गई आर, ये ए एटम था, इसकी यहाँ पर बीच की डिस्टेंस रेडियस हो गई आर। तो टोटल ए बी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2r। तो द एज लेंथ है वो ए बी की जितनी होगी वही बी सी की होगी, बी सी की जितनी होगी वही सी डी की होगी, सी डी की जितनी होगी वही ए डी की होगी। यानी कि ये आर है, ये आर है, तो ए बी की टोटल कितनी हो जाएगी? आर प्लस आर, टोटल हो जाएगी 2r। ए बी की अगर 2r है तो बी सी की भी 2r रहेगी, सी डी की भी 2r रहेगी और ए डी की भी 2r रहेगी। यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की टर्म में एज लेंथ है वो हमारे पास निकल के आती है 2r, जिसमें r क्या है? रेडियस, और a है एज लेंथ। अब सेकंड देखते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन। तो BCC में एडजेसेंट कॉर्नर एटम है वो एक दूसरे को टच नहीं करते, लेकिन सारे कॉर्नर एटम है वो बीच वाले बॉडी सेंटर वाले एटम को टच करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने कोई भी एक एटम मान लिया, ए एटम, ये बी एटम है और ये एटम सी है। तो ये ए और सी है वो आपस में टच नहीं करते, बट ये जो बीच में हमारे एटम रहता है उसको टच करते हैं। तो ए वाले एटम की रेडियस कितनी थी? आर थी। सी वाले एटम की रेडियस कितनी है? आर। बॉडी डायगोनल की होती है 2r। तो टोटल अगर हम एज लेंथ निकालेंगे ए टू सी तो हमारे पास कितनी निकल के आएगी? r प्लस 2r प्लस r। तो टोटल निकल के आ जाएगी ये हमारे पास 4r इन द टर्म ऑफ रेडियस। अगर हम एज लेंथ की टर्म में बात करें तो ए और बी क्या है? एडजेसेंट एटम, जबकि बी और सी क्या है? यहाँ पर ये फेस डायगोनल है। किसी भी यूनिट सेल में ये फेस डायगोनल है, ये फेस वाला पार्ट है, ये वाला फेस वाला पार्ट है और ये वाला फेस वाला पार्ट है, और एक फेस आगे की तरफ और एक फेस पीछे की तरफ है। यानी किसी भी एक यूनिट सेल में 6 फेसेस प्रेजेंट होते हैं और हर एक फेस का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। तो बी और सी है ये होता है फेस डायगोनल, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास √2a। अब ये √2a वैल्यू कैसे आई इसको जानते हैं पहले। इसको जानने के पहले हम एक ट्राइंगल ये अज्यूम करते हैं बी सी, और यहाँ पर मान लो कि ए मान लेते हैं। तो दो एडजेसेंट एटम के बीच की डिस्टेंस होती है ए, यहाँ पर दो एडजेसेंट के बीच की डिस्टेंस होती है ए। तो BC² इज इक्वल टू AC² प्लस AB²। तो यानी कि A² प्लस A² कितना आ जाएगा हमारे पास? 2A²। तो BC² हमारे पास आया 2A², और सीधा अगर BC निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास √2a।
तो रेडियस के टर्म में तो हमारे पास AC आया था 4R। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ABC है, वो एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं, तो AC की तो वैल्यू आ रही थी 4R। और अगर एज लेंथ की टर्म में बात करें तो √2A प्लस A, टोटल कितना आ जाएगा √3A। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई AC की, एक तो AC की वैल्यू है 4R और दूसरी AC की वैल्यू है √3A। दोनों समीकरण को बराबर करने पर तो 4R इज इक्वल टू √3A, तो A निकालेंगे तो A इज इक्वल टू आ जाएगा 4R अपॉन √3। ये वैल्यू आ जाती है BCC की टर्म में। फिर थर्ड आता है FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में एडजेसेंट एटम है वो एक दूसरे को टच नहीं करते। इन FCC द एडजेसेंट कॉर्नर एटम डू नॉट टच ईच अदर, ऑल कॉर्नर एटम टच द एटम एट फेस सेंटर। सारे कॉर्नर वाले एटम है वो एक दूसरे को टच नहीं करते, बट जो फेस पे प्रेजेंट रहते हैं उनको टच करते हैं। ये मैंने सिंपली फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का डायग्राम बना रखा है, जिसमें 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस पे एक एक पार्टिकल या फिर एक एक एटम है वो प्रेजेंट रहता है। अब दो एडजेसेंट के बीच की दूरी ये A है। फेस डायगोनल की हमने पीछे वाले में निकाली थी, फेस डायगोनल की होती है √2A। तो फेस डायगोनल की हमने निकाली थी पीछे वाले में √2A हो जाएगी। और अगर हम रेडियस की टर्म में बात करें तो रेडियस की टर्म में ये क्या होती है, ये एक पार्टिकल है, इसकी R थी, ये दूसरा पार्टिकल है जिसकी R थी, और ये बीच में फेस डायगोनल वाला है, इसकी थी 2R। तो रेडियस की टर्म में इसकी वैल्यू आ जाएगी 4R। समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर एक पहले वाले समीकरण में AC की वैल्यू आ रही थी √2A, दूसरे वाले समीकरण में AC की वैल्यू आ रही है 4R। दोनों को बराबर करेंगे तो √2A इज इक्वल टू 4R। A की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2√2R। तो FCC की टर्म में एज लेंथ और रेडियस के बीच में जो रिलेशन आती है उसका आंसर होता है 2√2R। अब एक क्वेश्चन है, the edge length of the unit cell in term of the radius of sphere constituting FCC, BCC and simple cubic unit cell respectively। यानी कि FCC, BCC और simple cubic unit cell में आपको edge length का मान बताना है क्या होता है। तो हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स में कितना आया था एज लेंथ, 2R आया था। BCC में हमारे पास आया था 4R अपॉन √3, और FCC में हमारे पास कितना आया है 2 इंटू √2R। तो ऐसा पैटर्न है, वो इन चारों आंसर में से कौन सा आंसर है, आंसर नंबर फर्स्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम यूनिट सेल। यानी कि यूनिट सेल से आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करना है कि किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक घन यौगिक यानी कि क्यूब है वो दो तत्वों से मिलकर बना है, A और B तत्वों से मिलकर बना है। A तत्व घन के कॉर्नर पे प्रेजेंट है और B तत्व घन के फेस पे प्रेजेंट है। यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा। तो जो कॉर्नर A तत्व कॉर्नर पे प्रेजेंट है, A परमाणु घन के कोनों पर उपस्थित है, तो A की संख्या क्या हो जाएगी 8 × 1/8। कॉर्नर पे कितने होते हैं एटम 8, और हर एक का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो हमारे पास वैल्यू कितने निकल के आ जाएगी 1। फिर सेकंड था कि B तत्व क्यूब के फेस पे प्रेजेंट है, तो फेस हमारे पास कितने होते हैं 6, और हर फेस का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, यानी कि आंसर निकल के आया 3। इन दोनों को कंबाइन करो, A की वैल्यू कितनी है 1 आई, B की कितनी आई 3। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा AB3। फिर सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है X तथा Y तत्वों से बना एक यौगिक घनीय क्रिस्टल संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। Y परमाणु घन के कोनों पर और X परमाणु घन के एकांतर फलकों पर उपस्थित है। यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा। तो इसका आंसर हम देखते हैं, क्या लिखा है Y परमाणु घन के कोनों पर है। तो Y परमाणु घन के कॉर्नर पे हमारे पास कॉर्नर 8 होते हैं और हर एक का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, यानी कि Y की टर्म में वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 1।
फिर दूसरा है x परमाणु घन के एकांतर फलकों पर उपस्थित है। तो ये तो हो गया y का। अब देखते हैं हम x का। x बताया गया है कि x परमाणु घन के एकांतर फलकों पर उपस्थित है। एकांतर यानी कि अल्टरनेट, किसी भी दो आमने सामने वाली फेसेस पे प्रेजेंट है। तो कितने होंगे, दो एटम प्रेजेंट हैं किन्हीं भी दो फेसेस पे, और फेस वाले का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। तो 2 × 2 = 1। तो x भी नंबर में 1 है और y भी नंबर में 1 है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा XY। थर्ड क्वेश्चन आता है, एक यौगिक x तथा y दो तत्वों से मिलकर बना है। x परमाणु घन के कोनों और फलक केंद्रों पर उपस्थित है, जबकि y परमाणु किनारों के केंद्रों तथा घन के केंद्र पर उपस्थित है। यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा? तो इसका आंसर पहले हम देखते हैं x परमाणु को लेकर। तो x परमाणु घन के कॉर्नर पे और फलक के केंद्र पे। तो कॉर्नर पे होता है, कॉर्नर पे 8 परमाणु होते हैं और हर एक का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो टोटल कितने हो जाएंगे? एक साथ साथ वो कहाँ पर प्रेजेंट है? फलक के केंद्र पे भी प्रेजेंट है। फलक हमारे पास कितने होते हैं? 6 फलक 6 होते हैं और हर एक का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, यानी कि आंसर निकल के आया 3। तो x का टोटल पार्टिकल कितने आ जाएंगे? 1 + 3 = 4। अब देखते हैं सेकंड y का। y का क्या है? y परमाणु किनारों के केंद्रों तथा घन के केंद्र पर उपस्थित है। तो किनारों के केंद्र होते हैं हमारे पास 12 और हर एक का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। तो आंसर निकलेगा 3। साथ साथ हमारे पास घन के केंद्र पे भी उपस्थित है। तो जो बीच में एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। तो टोटल हमारे पास y का निकल के आएगा 1 + 3 = 4, यानी कि x की वैल्यू भी हमारे पास 4 निकल के आई और y की भी हमारे पास 4 निकल के आई। तो आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या तो आप x4 y4 ये लिख सकते हैं, या फिर आप सीधा इसका xy भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा निबिड़ संकुलन, क्लोज्ड पैक। क्लोज पैक क्या होती है? जब क्रिस्टल निर्माण के समय अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन अधिकतम हो तथा उनके मध्य का रिक्त स्थान न्यूनतम हो तो उसे निबिड़ संकुलन कहते हैं। अपन अपने बैग की जब पैकिंग करते हैं तब हम यही देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान आए और कम से कम खाली जगह रहे। तो निबिड़ संकुलन का मतलब भी वही रहता है कि इम्पटी स्पेस कम से कम रहे और फिल्ड स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा रहे। तो अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन जब ज़्यादा होता है उसे बोलते हैं क्लोज्ड पैक। वेरिएशन अराइज इन ए क्रिस्टल सिस्टम ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजिंग। पैकिंग की अलग अलग टाइप की पैकिंग के कारण हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम में भी वेरिएशन, विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अब नेक्स्ट आता है टर्म्स रिलेटेड टू पैकिंग इन क्रिस्टल सिस्टम। अब क्रिस्टल सिस्टम में पैकेजिंग से रिलेटेड हमारे पास कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं, उनको देखते हैं। पहले सबसे पहले आती है समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। द नंबर ऑफ स्फीयर टचिंग एनी स्फीयर। मैंने स्फीयर नाम दे दिया, एटम का ही दूसरा नाम यहाँ पर लिख दिया मैंने स्फीयर। एक एटम है वो दूसरे कितने एटम के टच में रहता है, यानी कि हम मान लो कि सीधे 1 डायमेंशनल पे पार्टिकल को अरेंज कर रहे हैं, सीधे एक ही तल में 1 डायमेंशन में पार्टिकल को अरेंज करते हैं। तो हमने ये स्फीयर मान लिया, ये एटम को हमने अज्यूम कर लिया। तो ये एटम पास वाले कितने और एटम से टच है वही उसकी समन्वय संख्या होगी। तो ये इधर टच है और ये एक इधर टच है, यानी कि इसकी समन्वय संख्या हमारे पास आ जाएगी 2। सेकंड आता है संकुलन दक्षता। संकुलन दक्षता होती है क्रिस्टल संरचना के कुल आयतन का जितना आयतन धातु परमाणु गोलों के द्वारा घिरा रहता है वह उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है। यानी कि संकुलन क्षमता होती है अवयवी कणों का आयतन डिवाइडेड बाय यूनिट सेल का कुल आयतन। तो टोटल यूनिट सेल का कितना आयतन होता है उसमें से जो कॉर्नर वाले या फिर सेंटर वाले एटम हैं उनके द्वारा कितना घिरा रहता है वही उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पैकेजिंग इन 1 डायमेंशन, कि आपको
एटम है वो सिर्फ एक ही डायमेंशन में अरेंज करते हैं, सेम इसी पैटर्न में। अगर हम एटम को एक ही डायमेंशन में अरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आता है, इसमें अवयवी कण अक्ष पर क्रमागत रूप से अरेंज रहते हैं, सीधे एक ही डायरेक्शन में अरेंज रहते हैं। सेम वही पैटर्न रहेगा। किसी भी एटम को हम मान लेते हैं, ये कितने और एटम से टच है, ये एक इधर टच है और ये एक इधर टच है, तो इसकी हमारे पास समन्वय संख्या निकल के आ जाएगी 2। समन्वय संख्या इसकी हो जाएगी 2। नेक्स्ट आता है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल, कि अब पार्टिकल है वो 2 डायमेंशनली अरेंज है, तब उनकी स्ट्रक्चर कैसी कैसी होगी। अगर वो 2 तरीके से अरेंज हैं तो उनमें 2 तरह की संरचना देखने को मिलेगी। या तो वो क्यूब की फॉर्मेशन करेंगे यानी कि वर्गीय जालक बनाएंगे, या फिर वो षटकोणीय जालक बनाएंगे, हेक्सागोनल लैटिस बनाएंगे। वर्गीय जालक बनाने के लिए हमने पहली पंक्ति है वो 1 डायमेंशनल के अकॉर्डिंग अरेंज कर दी। जब दूसरे भी उसी डायरेक्शन, उसी मैनर से, उसी पैटर्न से अरेंज करते हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी ऐसे ही उसी पैटर्न से अरेंज करते जाते हैं, तब हमारे पास बनता है वर्गीय जालक यानी कि क्यूब की फॉर्मेशन होती है। अब इसमें हमने किसी भी एक एटम को मान लिया। अब ये पास वाले कितने एटम से टच है, ये इधर इस एटम से टच है, ये इधर इस एटम से टच है, ऊपर टच है और ये नीचे टच है। इन सारों को हम चारों को मिला देंगे, तब हमारे पास एक वर्ग की फॉर्मेशन होती है। अब ये वाला एटम है वो 4 के साथ टच था, तो इसलिए इसकी समन्वय संख्या हो जाएगी 4। सेकंड है, इस वर्गीय जालक को हम ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट भी कहते हैं, ए व्यवस्था के नाम से भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सेम टाइप ऑफ पैटर्न देखने को मिलता है। अगर मान लो इसी पैटर्न से हमें क्यूब बनाना है, यूनिट सेल बनानी है, तो मान लो इसी पैटर्न के पीछे की तरफ ये का ये पैटर्न है, ये का ये पैटर्न पीछे चलता आ रहा है। 4 पार्टिकल ये हैं, इन चारों के पीछे ये 4 पार्टिकल हैं। इन चारों के आपस में मिलने से यहाँ पर एक क्यूब यानी कि यूनिट सेल की फॉर्मेशन होती है। सेकंड आता है षटकोणीय जालक। षटकोणीय जालक में ऐसा अरेंजमेंट ना देखने के बजाय दूसरे टाइप का अरेंजमेंट देखने को मिलता है, जिसमें पहली पंक्ति तो सेम 1 डायमेंशनल के अकॉर्डिंग अरेंज रहती है, जबकि दूसरी पंक्ति है वो पहली पंक्ति के रिक्त स्थान में आती है। पहले पंक्ति के जो बीच में गैप थे वहां पर सेकंड पंक्ति को अरेंज करते हैं, फिर वापस थर्ड होगी वो पहले वाली की, यानी कि इसी पैटर्न में आगे चलता रहेगा। तो हम इसलिए इसको ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट भी कहते हैं। अब इसमें हमने किसी भी एक पार्टिकल को अज्यूम कर लिया। अब ये कितने पार्टिकल से अटैच है, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। ये 6 पार्टिकल से अटैच है और इन 6 पार्टिकल के सेंटर को मिलाने से हमारे पास एक हेक्सागोनल षटकोण की फॉर्मेशन होती है। ये बीच वाला 6 पार्टिकल से अटैच है, तो इसलिए इसकी समन्वय संख्या हो जाएगी 6। इसको ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है सरल घनीय जालक में। सरल घनीय जालक में सेम वो का वो रहेगा, ऊपर वाला वर्गीय जालक के जैसे पहली पंक्ति के अकॉर्डिंग ही सारे 1 डायमेंशनली हम सभी पार्टिकल को अरेंज करेंगे, जिसमें 4 पार्टिकल के सेंटर को मिलाने से हमारे पास एक यूनिट सेल की फॉर्मेशन होती थी। अब इसमें समन्वय संख्या देखते हैं कि इसमें एक पार्टिकल है वो कितने पार्टिकल से अटैच रहता है। तो मैंने यहाँ पर ये एक यूनिट सेल पूरा क्रिस्टल लैटिस बना रखा है, जिसमें एक यूनिट सेल ये है, एक इसके पीछे है, एक यहाँ पर है, एक ये है, 4 नीचे है और 4 ऊपर है। टोटल इसमें 8 यूनिट सेल दिखाई दे रही हैं। अब इसमें हमें समन्वय संख्या देखनी है, तो मैंने किसी भी कॉर्नर वाले एक यूनिट सेल के कॉर्नर वाले पार्टिकल को अज्यूम कर लिया। अब ये कितने के साथ अटैच है, एक यहाँ आगे है और एक ये पीछे, 2, एक इधर लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, 4, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो टोटल ये वाला पार्टिकल है
वो 6 अदर पार्टिकल के साथ अटैच है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या हो जाएगी 6। सेकेंड आता है फिर काय केंद्रित घनीय संरचना। तो मैंने पीछे आपको बताया था, एज लेंथ और रेडियस पढ़ रहे थे तब, कि बीसीसी में कॉर्नर वाले एटम है वो एक दूसरे को टच नहीं करते, लेकिन सारे कॉर्नर वाले एटम है वो सेंटर वाले, बॉडी सेंटर वाले को टच करते हैं। तो सारे 8 के 8 है वो बॉडी सेंटर वाले को टच करेंगे, तो सिंपली इसकी समन्वय संख्या कितनी निकल के आएगी? 8। तो इसकी समन्वय संख्या हो जाएगी 8। बट ये बनाते कैसे हैं? तो हम वन डायमेंशनल में सभी पार्टिकल को अरेंज करते हैं। वन डायमेंशनल में अरेंज कर लिया, पहली पंक्ति ऐसे हो जाएगी। दूसरी पंक्ति आपको बनानी है कि जहां पर ये गैप था, जिसको मैंने एक्स से डिनोट कर रखा है, वहां पर रखेंगे हम सेकंड पंक्ति को। तो सेकंड पंक्ति को मैंने जहां पर एक्स था वहां रख दिया। अब एक्स पे रखने के बाद भी हमारे पास खाली जगह रह जाती है, जहाँ जिसको मैंने वाई से डिनोट कर रहा है। तो तीसरी पंक्ति है वो यहाँ पर इन खाली स्पेसेस में देखने को मिलेगी। अब इसकी कल्पना है वो आप लड्डू से भी कर सकते हो। जो हलवाई की दुकान पे लड्डू रखे होते हैं ना, वो सेम इसी मैनर में अरेंज रहते हैं। पहले एक रो बनाते हैं, एक पंक्ति बनाते हैं, फिर यहाँ पर लड्डू रखेंगे जो उनके बीच में खाली जगह रहती है दूसरी पंक्ति में, फिर तीसरी पंक्ति में वहां रखेंगे जहां पर दूसरी पंक्ति के बीच में रिक्त स्थान है वहां पे। तो सेम इसी पैटर्न में वो रखते हैं। तीसरा हमारे पास फिर आता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। 2 हमारे हो गए थे, 3 डायमेंशनल में बढ़ रहे थे। फर्स्ट हमारा सरल घनीय वाला हो गया था, दूसरा बीसीसी वाला हो गया था। तीसरा आता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन में यहाँ पहली पंक्ति की व्यवस्था षटकोणीय जालक के समान होती है, यानी कि हम एक हेक्सागोनल की फॉर्मेशन कर लेते हैं, जैसे हमने 2 डायमेंशनल वाले में बनाया था हेक्सागोनल, सेम वही रहेगा। फिर दूसरी पंक्ति की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि अवयवी कण एकांतर छिद्र पे आएंगे, तो हेक्सागोनल के बीच में जो छिद्र प्रेजेंट थे वहां पर हम दूसरी परत रखेंगे। तीसरी पंक्ति की व्यवस्था 2 प्रकार से संभव है, अतः जालक 2 प्रकार का होगा, यानी कि 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं इसके ऊपर तीसरी लेयर 2 तरीके से अरेंज कैसे कर सकते हैं कि तीसरी लेयर से हम इसी पैटर्न में अरेंज करेंगे तो अलग टाइप का जालक होगा, और अगर इसको उल्टा करके यानी कि 2 ऊपर और 1 नीचे करेंगे तो हमारे पास अलग प्रकार के जालक की फॉर्मेशन होगी। तो सबसे पहला आता है षटकोणीय निबिड़तम संकुलन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। यहाँ तीसरी पंक्ति की व्यवस्था पहली परत जैसी नहीं होती है, अतः इसे AB संरचना कहते हैं। यानी कि ये कोई भी हेक्सागोनल था, इसमें ऊपर वाली लेयर 3 इसके ऊपर अरेंज कर दी, तीसरी लेयर भी सेम इसी पैटर्न में अरेंज करते हैं, तब हमारे पास षटकोणीय निबिड़तम संकुलन की फॉर्मेशन होती है। सेकंड आता है फिर हमारे पास फेस सेंटर्ड यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर जिसको शॉर्टली हम FCC भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि तीसरी पंक्ति की व्यवस्था वो पहली पंक्ति के जैसे ना होकर उसका व्युत्क्रम यानी कि उल्टा होती है, इसलिए इसे ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट भी कहते हैं। यानी कि ये कोई भी हेक्सागोनल था, इसमें पहली परत आ जाएगी ये, फिर उसके जो नीचे वाली परत होगी वो सेम इसी पैटर्न में ना होकर इसके जस्ट अपोजिट होती है। तो इस प्रकार की फॉर्मेशन से जो हमारे पास घनीय संरचना बनती है उससे बोलते हैं फलक केंद्रित घनीय संरचना, यानी कि FCC। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।